आज इस के क्लास में हम एक बड़ा संवेदनशील टॉपिक डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक आईएएस ऑफिसर हैं तो ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है, किन्नर जो समुदाय है, उनकी समस्याओं को कैसे सुलझाएं, कैसे हैंडल करें। मेरे इस क्लास का उद्देश्य आपका जो जनरल स्टडीज का जो फोर्थ पेपर है उसमें आपकी आंसर राइटिंग को बेहतर करना और स्टेप बाय स्टेप आंसर्स को लिखना, आप कैसे लिखें, ये मेरा उद्देश्य है। तो आइए इसका जो केस स्टडी है उसको देखते हैं। जो क्वेश्चन है, जो केस स्टडी आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए और जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको अंडरलाइन करते जाइए ताकि आंसर लिखते समय आप ध्यान से समझ सकें। आप उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट हैं जहां बड़ी संख्या में ट्रांसजेंडर रहते हैं, जहां पे ट्रांसजेंडर अंडरलाइन करिए। हालांकि इस समुदाय के खिलाफ भेदभाव सर्वविदित है, आप भेदभाव शब्द इसको अंडरलाइन करेंगे। इस इलाके से जाने वाले यात्रियों में इनके द्वारा उत्पीड़न की शिकायत बढ़ रही है। ये खास तौर पे ट्रैफिक जंक्शनों पर जहां ट्रांसजेंडर ज्यादातर भीख मांगने की गतिविधियों में शामिल होते हैं, इससे कई बार ट्रैफिक मैनेजमेंट में दिक्कत आती है। आपको इसमें कई शिकायतें मिली हैं और इसे हल करने के लिए शीघ्रता से कार्य करना होगा। हालांकि ट्रांसजेंडर संघों के एक समूह का तर्क है कि भीख मांगना उनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत है। स्थिति को देखते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। इस मामले में शामिल नैतिक मुद्दों का वर्णन करें। आमतौर पर ट्रांसजेंडरों के प्रति लोगों के रवैये और उसके कारणों पर चर्चा करें। और दूसरा क्या सवाल है, ऐसी स्थिति में कौन से संभावित कदम उठाए जा सकते हैं, उनके गुण दोषों की विवेचना करिए। गुण दोषों की विवेचना करिए मतलब आपको इसमें दोनों चीजें लिखनी है कि आप जो संभावित कदम उठाएंगे उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। जो भी आपके सामने मौजूद विकल्प होंगे उन विकल्प की चर्चा करेंगे और उस विकल्प से क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, उन पर बारी बारी से आप चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस सवाल को, इस प्रश्न को कैसे लिखेंगे, आपका लिखने का तरीका क्या होगा। जमा कर लो ये आपका अप्रोच क्या होगा। जो शामिल नैतिक मुद्दे हैं और ट्रांसजेंडरों के प्रति लोगों के अलग अलग रवैये के कारण, इन पर आप पहले चर्चा करेंगे। फिर गुण और दोषों के साथ, मतलब इन सारे जो रवैये हैं उनके क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, उन पर संभावित कार्रवाई पर चर्चा करेंगे। क्या कार्रवाई करें एक आईएएस ऑफिसर के रूप में, जिलाधिकारी के तौर पे। फिर आप कौन सा दीर्घकालीन समाधान सुझाएंगे, उस समाधान के बारे में बताएंगे और फिर एक निष्कर्ष लिखेंगे। ये होगा आपका अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दिए गए मामले में समाज का एक कमजोर वर्ग, जो कि ट्रांसजेंडर की बात यहां पे की जा रही है, वो अपने जीवन के लिए आसानी से जुटाए जा सकने वाले संसाधन से जुड़े मुद्दे की बात की गई है यहां पर। और यह मुद्दा भेदभाव के प्रतिस्पर्धित हितों को ध्यान में रखने से संबंधित है, जिसका सामना किन्नर समुदाय को करना पड़ता है। चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, सामाजिक भागीदारी, इन सब में जीवन यापन के लिए उपयोग में उनके सामने भेदभाव का सामना होता है। तो सवाल का पहला जो हिस्सा होगा, पहले सवाल का फर्स्ट पार्ट क्या है उस पर बात करते हैं। नैतिक मुद्दे की बात की गई है कि इस मामले में शामिल नैतिक मुद्दे क्या हैं। तो आप लिखेंगे इस मामले में शामिल नैतिक मुद्दे इस प्रकार हैं। पहला नैतिक मुद्दा क्या है, ध्यान से देखिए, कन्वीनियंस वर्सेस लाइवलीहुड। पहला नैतिक मुद्दा क्या है, कन्वीनियंस वर्सेस लाइवलीहुड। मतलब कन्वीनियंस का मतलब सुविधा और लाइवलीहुड का मतलब आजीविका। तो कौन सी सुविधा की बात की जा रही है, किन आजीविका की बात की जा रही है। आप सभी ने देखा होगा कि ज्यादातर किन्नर समुदाय के लोग
ट्रैफिक जंक्शनों पे जहाँ पे गाड़ियां इकट्ठा होती हैं वहां इकट्ठे होते हैं और पैसे मांगते हैं, ताकि ये उनके जीवन यापन का यही एकमात्र स्रोत है। या विभिन्न समारोहों में जाते हैं और जो उपहार मिलते हैं ये उनके जीवन यापन का स्रोत है। तो यहाँ पे कन्वीनियंस मतलब सुविधा, तो उनकी जो ये जो गतिविधियां हैं उनसे कुछ लोगों को असुविधा हो रही है। जब ट्रैफिक जंक्शन में इकट्ठे हो जा रहे हैं तो यातायात में दिक्कत हो रही है। और दूसरा आजीविका, उनके उनके लिए तो ये आजीविका का स्रोत है और वो कुछ कर नहीं सकते, तो यही कर रहे हैं। तो इस पे आपको डिस्कस करना है, सुविधा बनाम आजीविका पर डिस्कस करना है। तो आप लिखेंगे कि किन्नर समुदाय द्वारा भीख मांगने से यात्रियों को असुविधा हो रही है और इससे यातायात व्यवस्था में भीड़ जैसी अतिरिक्त समस्याएं पैदा हो रही हैं। जहां एक तरफ ट्रांसजेंडर्स को खराब सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण भीख मांगकर जीवन यापन के लिए मजबूर होना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ ये आम जनता के लिए असुविधाजनक हो जाता है। तो ये जो बात है वो है सुविधा बनाम आजीविका के बारे में, कन्वीनियंस वर्सेस लाइवलीहुड के बारे में। फिर दूसरा आप क्या लिखेंगे, किस किस मुद्दे की बात की जा रही है? डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ट्रांसजेंडर्स वर्सेस हरासमेंट ऑफ द कम्यूटर्स। एक तरफ तो ट्रांसजेंडर यानी किन्नर समुदायों के साथ होने वाले भेदभाव की बात की जा रही है, दूसरा ये यात्रियों के उत्पीड़न से संबंधित है। आपने देखा होगा कई बार कुछ यात्री जो इनको पैसा नहीं देना चाहते हैं उनके साथ एक दुर्व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि आमतौर पर कोई भी समाज एक साथ दोहरा रवैया नहीं अपना सकता, यानी आबादी के एक वर्ग के लिए अच्छी आय अर्जित करने के विकल्पों को सीमित कर दिया जाए। आप देखिए कि किन्नर समुदाय के लिए कितने आरक्षण है, कितने उनकी भागीदारी है, लगभग नहीं के बराबर या बिल्कुल नहीं होता है। आपके आसपास जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, या जितनी भी कंपनियां, आप देखिए कि किन्नर समुदाय के कितने लोग वहां पे नौकरियां करते हैं, नहीं के बराबर, 0% या लेस देन 0.001%, बहुत ही कम, कोई रेयर केस देखने को मिलता है। तो ये तो दोहरा रवैया हो गया ना, कि आप उस समुदाय के लिए किसी भी कंपनी में किसी भी संस्थान में नौकरियों देने की बात नहीं करते हैं। और फिर वो इंसान है, उनको आजीविका के लिए कोई सहारा चाहिए, तो फिर वो क्या करेंगे? वो तो पैसे, जो भीख मांगना जिसको हम कहते हैं, वो वही कर सकते हैं। तो फिर अब वो भी नहीं करने दे रहे हैं, तो ये तो दोहरा रवैया हो गया ना हमारे समाज में। तो हम दोहरा रवैया अपना रहे हैं। इस वर्ग के लिए अच्छी आय अर्जित करने के विकल्प को सीमित कर दिया गया है, और फिर जब आजीविका के लिए कोई छोटे मोटे तरीके अपनाते हैं तो हम उसके लिए भी समस्या की बात कर रहे हैं। तो दो नैतिक मुद्दे हो गए। फिर तीसरा नैतिक मुद्दा क्या हो गया? कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए जिलाधिकारी की प्रतिबद्धता। चूंकि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, तो आपका कमिटमेंट है कि जो भी उस इलाके में कमजोर वर्ग होंगे, जो वल्नरेबल सेक्शंस होंगे, उनकी हितों की रक्षा के लिए आप कदम उठाएंगे। लेकिन साथ में अगर कोई नागरिक शिकायत करता है, अगर उसको दिक्कत आ रही है, तो उस पर आप कार्रवाई भी आपको करनी है। तो इन दोनों मुद्दों को कैसे हैंडल करेंगे? तो फिर आप लिखेंगे ये हेडिंग डालते हुए, जो मैंने हेडिंग आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इसमें लिखेंगे चूंकि बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज की गई हैं, इसलिए जिलाधिकारी महोदय का कर्तव्य है कि वो ट्रांसजेंडर के जीविकोपार्जन के अधिकार को संतुलित करते हुए शिकायतों पर कदम उठाएं। मतलब एक तरफ उनके लिए लाइवलीहुड जीविकोपार्जन की व्यवस्था करें, और साथ में जो ये अनावश्यक भीड़ पैदा होती है, यात्रियों का एक तरह से हैरेसमेंट होता है, उनको भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो ये तो पहले पार्ट का ये पार्ट हुआ, छोटा हिस्सा। अब पार्ट 1B क्या हुआ? पार्ट 1B जो दूसरी बात की गई है कि व्हाट आर द जनरल एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड्स ट्रांसजेंडर्स। जो किन्नर समुदाय के प्रति जो लोगों के विचार हैं, जो एटीट्यूड है, वर्ग के आधार पर और विभिन्न मुद्दों के आधार पर ट्रांसजेंडर को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। और आज समाज में ये मोस्ट डिसएम्पावर्ड और डिप्राइव्ड ग्रुप्स हैं, सबसे सबसे कम सशक्त
और वंचित समुदाय आप इनको मान सकते हैं। समाज में सबसे अधिक शक्तिहीन और वंचित समूहों में से एक है, क्योंकि लोगों का एटीट्यूड, लोगों की सोच और लोगों के विचार इनके तरफ जो है समाज में एसिमिलेट करने की तरफ नहीं होते हैं। तो ये चीजें जो है उनको नॉन इंक्लूजनरी बनाती है, गैर समावेशी बनाती है। बहुत सारे अंधविश्वास फैले हुए हैं इनको लेकर, और इनको अप्राकृतिक यानी कि अननेचुरल माना जाता है। और कई बार आपने देखा होगा इनको हास परिहास का मुद्दा इनको माना जाता है, और कई बार इनको डर का पर्याय माना जाता है। तो आप इन सारी चीजों को लिखेंगे कि ये सारी चीजें क्या है, नॉन इंक्लूजनरी है, गैर समावेशी हैं। दे आर ट्रीटेड एज अननेचुरल and as objects of ridicule and even fear on account of superstition. इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा इनसे जुड़ा हुआ है कि क्या असमानता और अलगाव की स्थिति का सामना करना पड़ता है। मतलब इनको अधिकारों, किस तरह के अधिकार, नागरिक अधिकार जैसे कि सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार और विकास यानी कि शैक्षिक संस्थानों और रोजगार में आरक्षण, ये लगभग नहीं के बराबर है अपने देश में। इस मामले में एक लंबी उपेक्षा हुई है इनकी, जिसके कारण इस समुदाय पूरी तरह से अलग थलग हो गया है। इसके अलावा लापरवाही और उदासीनता बरती जाती है समाज के एक बड़े तबके के द्वारा इनको लेकर। कैसी उदासीनता बरती जाती है अपने देश में? भारत एक विकासशील देश है, और ज्यादातर विकासशील देशों में सस्ती लोकप्रियता की सरकारें बनती हैं। चुनाव जीतने के लिए कई बार सस्ती लोकप्रियता का सहारा लिया जाता है, धन का, बल का, और जातिगत मुद्दे हावी रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जिसका वोट बैंक ज्यादा है उसकी समस्याओं को ज्यादा ध्यान से सुना जाएगा, और जिस कम्युनिटी का वोट बैंक कम है, छोटा है आधार, उसको लोग कम सुनेंगे क्योंकि उससे उनको फायदा नहीं मिल रहा है। तो यानी कि इनके प्रति लापरवाही और उदासीनता बरती गई है। क्योंकि इनकी संख्या कम है, इसलिए वोट बैंक के रूप में राजनीतिक रूप से ये कम महत्वपूर्ण है नेताओं के लिए, पार्टीज के लिए, और इसकी वजह से इनकी विधायी और प्रशासनिक उपेक्षा का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। ऐसे अच्छी भाषा में आप लिखेंगे, टू द पॉइंट लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे अगर लिखेंगे एग्जाम में, एथिक्स के पेपर में, तो केस स्टडी में हमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। तो इस तरह के रवैये के कारण क्या है? 3 कारण है। पहला, सब चीजों को पॉइंटर्स में लिखेंगे, 3 कारण है। पहला कारण क्या है? वे समाज में सामान्य से अलग माने जाते हैं। दूसरा, लिंग आधारित भेदभाव हर जगह और हमेशा से मौजूद रहा है, ये सब आपको पता है, ये बड़ी सामान्य सी बात है। तो उन्हें मनुष्य के बजाय, इंसान के बजाय उन्हें मनोरंजन की वस्तु के रूप में माना जाता रहा है। और तीसरा क्या पॉइंट लिखेंगे? अपने परिवार और समाज द्वारा त्याग दिए जाने के बाद उन्होंने आजीविका कमाने के लिए छोटे छोटे साधनों की ओर रुख किया है। छोटे साधन में एक जो आप ट्रैफिक जंक्शंस में भीख मांगना आप देख रहे हैं। दूसरा, विभिन्न प्रकार के समारोहों में जाते हैं, वो उपहारों की मांग करते हैं। ये सारी चीजें उनको आजीविका का आधार प्रदान करती हैं। और मूल कारण को समझे बिना उसके लिए उन्हें नीचा दिखाया जाता है। समाज में जो जागरूक समाज नहीं है, उनमें लिंग पहचान की बदलती अवधारणा के प्रति अभी भी जागरूकता की कमी है। आप देखिए कि जो विकसित देश हैं, जो सभ्य समाज है, उनमें आज कहा जाता है कि लिंग पहचान की कोई जरूरत ही नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वही वही आपकी पहचान है। उसके बावजूद भी इस समाज में ये सारी दिक्कतें मौजूद है, और उनके उपेक्षा के कारण समुदाय को लेकर कई अंधविश्वास बन गए हैं। कई अंधविश्वास आपने आए दिन सुना होगा कि कुछ हिंसात्मक गतिविधियां भी इनके साथ देखने को मिली हैं। ये तो पार्ट 1 हुआ। अब पार्ट बी क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है आपके क्वेश्चन में? व्हाट पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन कैन बी अंडरटेकन इन सच सिचुएशंस? ऐसी स्थिति में कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? डिस्कस देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आपको और इलेबोरेट कर दूं, आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। एक तो आपको यहाँ पर पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन बताना है, दूसरा हर एक एक्शन का मेरिट और डीमेरिट बताना है। ये ध्यान रखिएगा,
हर विकल्प के दो पार्ट होंगे। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। आपके समझ कार्रवाई करने के कौन से संभावित तरीके मौजूद हैं, उन पे चर्चा करिए। तो पहला विकल्प क्या है? सबसे आसान विकल्प है, आप इग्नोर करिए। आप कहिए कि जो भी हो रहा है, अब क्या कर सकते हैं, हाथ खड़े कर दीजिए, क्विट कर दीजिए, आप मुद्दे को नजरअंदाज कर दीजिए और कहिए कि भाई अब भीख मांगना ट्रांसजेंडर जो समुदाय है उनके आजीविका का मामला है। तो इसका फायदा क्या होगा? जो किन्नर समुदाय है आराम से जाएंगे और अपने काम करते रहेंगे, पैसे मांगेंगे, और उसमें कुछ ऐसे तत्व भी होंगे जो हैरेसमेंट करेंगे, यात्रियों को परेशान करेंगे, जो लोग नहीं देना चाहते होंगे उनके उनको उनको परेशान करेंगे। तो ये तो फायदा होगा कि इनका काम होता रहा। पर नुकसान क्या होगा? आप एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, तो ये कर्तव्य की अवहेलना होगी आपके लिए। और इस इग्नोरेंस से, इस नजरअंदाज करने के एटीट्यूड से लंबे समय में न तो ट्रांसजेंडर को फायदा होगा और न ही आम जनता को फायदा मिलेगा। और फिर जानबूझकर भीख मांगने की अनुमति देना, आप एक आईएएस ऑफिसर हैं, आपके ऊपर उस पूरे समाज को आगे ले जाने का दायित्व है, इतना महत्वपूर्ण दायित्व, और आप नजरअंदाज कर देंगे। तो ये क्या है? भीख मांगना, जानबूझकर भीख मांगने की अनुमति देना, यानी कि अपराध को बढ़ावा देना है। तो पहला, आप अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं, और दूसरा, इसकी वजह से यात्रियों को होने वाली वास्तविक असुविधा के मुद्दे हल नहीं होते हैं। ये तो पहला पार्ट है, पहला विकल्प है आपके सामने, नजरअंदाज कर देना। दूसरा विकल्प क्या है? यात्रियों का उत्पीड़न करने वाले जो ट्रांसजेंडर हैं, जो किन्नर हैं, आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उनको वार्न करेंगे, उनको चेतावनी देंगे कि आप आगे से ऐसा मत करिए, नहीं तो मैं, हमारे सामने कानूनी विकल्प हैं, मैं आपके साथ कानूनी कार्रवाई करूंगा। और फिर आप क्या करेंगे वहां पर? क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, आपके साथ पूरी मशीनरी है, तो आप अतिरिक्त दस्ते वहां पे तैनात करेंगे और सादे वर्दी में तैनात कर दीजिए, और जांच करिए कि कौन इस तरह की गतिविधियों को जानबूझ के हैरेसमेंट की गतिविधियों में शामिल हो रहा है। उनको पकड़िए और उनके साथ कानूनी कार्रवाई करिए। तो इससे क्या होगा? एक हद तक उत्पीड़न पर जो खतरा है उस पर लगाम लगेगी। उनमें जो असामाजिक तत्व हैं, उनमें भी असामाजिक तत्व हैं, हर समाज में असामाजिक तत्व है। तो जो जो ऐसे तत्व हैं उनमें एक भय होगा, और फिर उत्पीड़न नहीं करेंगे और यातायात की समस्या पर रोक लगेगी। तो दूसरा विकल्प थोड़ा सा बेहतर विकल्प है, थोड़ा सा बेहतर है। लेकिन फिर नुकसान क्या होगा? जो उस तरह के ट्रांसजेंडर से ऐसे तत्व, उनकी आजीविका फिर प्रभावित होगी, क्योंकि वो तो यही कर सकते हैं, पैसे मांग सकते हैं, मतलब इन जगहों पर, और क्योंकि इनको लेकर भेदभाव किया जाता है। और इस क्वेश्चन में शुरू में ही आपको बताया गया है कि इस इलाके में ट्रांसजेंडर्स की आबादी बहुत ज्यादा है। तो आबादी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे तत्व इकट्ठा होंगे और फिर उन गतिविधियों में शामिल होंगे जो कि कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा कर सकता है। यानी कि तो और दिक्कत होगी कि वो तो कहेंगे अरे ये तो हमारी आजीविका को लेकर दिक्कत हो रही है, वो ग्रुप बनाएंगे और फिर कुछ हिंसात्मक गतिविधियां भी हो सकती हैं। यानी कि इसमें फायदा कम, नुकसान ज्यादा है। तो दूसरा विकल्प भी ठीक नहीं है। आइए चलते हैं तीसरा विकल्प की बात करते हैं। तीसरा विकल्प क्या होगा? ट्रांसजेंडर मुद्दों के बारे में जनता को जागरूक करें और उनके पुनर्वास के उपाय करें, उनके रिहेबिलिटेशन के उपाय करें। इसके अलावा उनके लिए कौशल विकास, उनका स्किल डेवलपमेंट करें, उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण देने वाली योजनाएं जो भारत सरकार ने ढेर सारी लाई हैं उनको लागू करें, और एक समिति की स्थापना करें कि इस इलाके में हम ट्रांसजेंडर के इंपावरमेंट के लिए क्या करें। एक ग्रुप बना दें, ट्रांसजेंडर इंपावरमेंट ग्रुप इन दिस लोकेशन। मान लीजिए किसी लोकेशन का नाम कुछ भी हो सकता है, तो मान लीजिए आप इलाहाबाद में है तो ट्रांसजेंडर इम्पावर्ड ग्रुप फॉर इलाहाबाद, कुछ ऐसा रख सकते हैं। तो वो समिति निगरानी करेगी, वो देखेगी कि क्या संभावित मुद्दे हैं, क्या तरीके हैं जिससे इनको इम्पावर किया जा सकता है, और फिर यातायात जंक्शनों के लिए दिशा निर्देश जारी कर देंगे। आप कहेंगे कि आप समिति उनके लीडर से मिलेगी और कहेगी कि देखिए आप लोग इधर मत आइए, और अगर अगर आइए तो दिशा निर्देश बता देंगे कि आप इन इलाकों में पैसे मांग सकते हैं, आप हैरेसमेंट नहीं कर सकते, दुर्व्यवहार नहीं कर सकते।
तो फिर इससे क्या होगा, ट्रांसजेंडर को रोजगार रोजगार के वैकल्पिक अवसर मिलेंगे, क्योंकि आप उनका स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, व्यवसायिक प्रशिक्षण देने वाली योजनाओं में शामिल कर रहे हैं। और जब उनको रोजगार मिलेगा तो उनका सशक्तिकरण होगा। और फिर यही तो चाहिए, उनको रोजगार मिल गया तो फिर क्यों जाएंगे बेचारे वहां पे। तो वो हरेसमेंट वाली घटनाएं भी कम हो जाएंगी। और इस प्रकार ट्रांसजेंडर समुदाय में, समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त करने में ये जो आपका विकल्प है उनको प्रेरित करेगा। लेकिन यहां भी एक कमी है। आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या गुण है क्या दोष है, क्या मेरिट है क्या डिमेरिट है। तो मेरिट तो मैंने बता दिया, अब डिमेरिट क्या है बताइए, जल्दी बताइए डिमेरिट क्या है। अब इस तरह के जो काम है ना वो लंबा वक्त लेते हैं। इकट्ठा करिए, उनको ट्रेनिंग दे दिए, 6 महीने 8 महीने 10 महीने 1 साल तक लग जाते हैं। तो फिर वो 8 10 महीने करेंगे क्या, क्या भूखे रहेंगे वो लोग। तो इससे एक धारणा को बल मिलता है। कौन सी धारणा, मैंने स्क्रीन पर लिखा है, ध्यान से पढ़िए और इसको अपनी कॉपी में तुरंत नोट कर लीजिए। ये सब चीजें आपको एग्जाम में नंबर दिलाएंगी। कौन सी धारणा को पुष्ट मिलेगा, यह इस धारणा को पुष्ट करता है कि जो सामान्य समाज के अधिकार जो होते हैं, कमजोर वर्गों की तुलना में अधिक महत्व दिया जाएगा। कि अगर ये जो सामान्य समाज के लोग होंगे तो आप उनको ग्रांट भी देते, उनको आर्थिक मदद भी देते और ये भी करते। लेकिन चूंकि ये कमजोर वर्ग है, इनकी संख्या कम है, इनका प्रतिनिधित्व कम है, तो आपने सिर्फ उठा के एक बना दिया, योजना बना दिया, और फिर 8 10 महीने ये लोग क्या करेंगे। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए। मैं फिर से ये लाइन पढ़ रहा हूं जो मैंने बताया कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है। यह इस धारणा को पुष्ट कर सकता है कि सामान्य समाज के अधिकारों को कमजोर वर्गों के अधिकारों की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। और फिर आप निष्कर्ष लिखेंगे, हालांकि आम जनता को राहत प्रदान करना महत्वपूर्ण है, ट्रांसजेंडर समुदाय को लेकर हम सब के बीच एक सहानुभूति होनी चाहिए। नहीं तो ये समाधान लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होगा और यथास्थिति फिर से शुरू हो जाएगी। मतलब हम सब कुछ जागरूक होना ज्यादा जरूरी है। हम उनके बीच जागरूकता पैदा करें, हम उनकी मदद करें, और जो हमारी इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करें। और इसके बाद हम इस काम को सामूहिक रूप से इसको ठीक कर सकते हैं। और इसके बाद आप लिखेंगे, कुछ मामलों में उन्हें विशेष उपचार देने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू करने से उन्हें समाज में जोड़ने में काफी मदद मिलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट के नियम क्या है इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि ट्रांसजेंडर्स को लेकर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन था सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का, माफ कीजिएगा, उच्चतम न्यायालय का 2014 में। क्या था, ध्यान से देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तीसरे वर्ग के रूप में मान्यता दे दी है, और भारत किन्नर समुदाय को ऐसा दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश है। और सुप्रीम कोर्ट ने किन 3 आर्टिकल्स का हवाला दिया है, उन 3 आर्टिकल्स के नाम अपनी कॉपी में नोट करिए। आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 21। और इसके द्वारा उन्होंने कहा है कि भारत के नागरिक हैं, इनके ऊपर वो सारी समानता के अधिकार और सारे अधिकार इनको मिलने चाहिए। और फिर उन्होंने शिक्षा, रोजगार और सामाजिक स्वीकार्यता पर उनके अधिकार को पुष्ट किया है। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दे हुए इस सवाल से रिलेटेड।